गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय जयपुर एसएसएन सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। और जैसा कि हम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल इंजीनियरिंग का पेपर जो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है वो पढ़ रहे हैं, आपको मैं बता दूं आज के टॉपिक की क्लास जो रहेगी वो है हमारा प्लांट लेआउट। लोकेशन हमने पढ़ा, एसटीपी भी पढ़ा, सेल्स भी पढ़ा, राइट। साइंटिफिक मैनेजमेंट तो बहुत स्टार्टिंग में पढ़ा। अब जरा बात करते हैं कि लेआउट क्या होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी कंफ्यूज विद द लेआउट एंड लोकेशन। देखो, लोकेशन वर्ड से मतलब है कहाँ वो लोकेट है। लोकेशन वर्ड ही लोकेट से बना है, यानी बाहर की इलाके से सोचो कि कोई एक बिल्डिंग है वो कहाँ लोकेट है। अगर मैं बात करूं कि जैसे एसएसएन सुबोध पीजी कॉलेज है वो कहाँ लोकेट है, रामबाग सर्किल पर, राइट। जयपुर में तो है, जयपुर में कहाँ पर, रामबाग सर्किल पर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्लास कहाँ है उसमें, तो अब आप ये नहीं कह सकते रामबाग सर्किल पर। ये बिल्डिंग की लोकेशन है, लेकिन बिल्डिंग के अंदर का जो फिजिकल अरेंजमेंट होता है, लैब का होना, लाइब्रेरी का होना, आपके क्लासरूम का होना, प्रिंसिपल के चैम्बर का होना, एचओडीज के डिपार्टमेंट्स का होना, वो सारी चीजें आप ये नहीं कह सकते कि रामबाग सर्किल पर है। नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर। तो आपका कॉलेज रामबाग सर्किल पर हो सकता है, लेकिन आपकी क्लास या आपकी लाइब्रेरी या आपकी लैब जो है वो उस कॉलेज के अंदर साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, फर्स्ट फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, जो भी है वहां होगी। तो अब बात ये है, जब लोकेशन समझ में आता है कि इसे एक्सटर्नल पोजीशन से समझा जाता है, तो जो लेआउट है वो इंटरनल पोजीशन के बारे में बात करता है, ठीक है। तो हम वहां पे ये कहते हैं कि किसी बिल्डिंग के अंदर कोई पर्टिकुलर चीज या जगह या मशीनरी या व्यक्ति कहां पर है, राइट। इसको ऐसे समझ लो, कोई एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में मान लेते हैं कि 25 सेक्टर है। अब अगर आप देखेंगे कॉलोनी का जो एंट्रेंस होता है वहां पे एक मैप लगा होता है, उसको बोलते हैं लेआउट। वो कॉलोनी का लेआउट होता है, उसमें ये शो किया हुआ होता है कि ये सेक्टर आपको इस जगह मिलेंगे और दूसरे पर्टिकुलर सेक्टर्स इस जगह, इस दिशा में जाने से मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, आप अननेसेसरी मिसलीड नहीं होंगे, आपका टाइम बचेगा और आपकी एनर्जी बचेगी। लोग टाइम से भी ज्यादा एनर्जी के वेस्ट होने से बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं। तो नो वन वांट्स कि कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आने से पहले इरिटेट हो जाए, राइट। आने के बाद उसे एक अच्छा माहौल मिलना चाहिए, उसके आने से पहले उसे इजीनेस मिलनी चाहिए, स्मूथनेस मिलनी चाहिए। उसी चीज की कोशिश करने के लिए लेआउट सेट किया जाता है। और ना केवल बाहर वाले को, बल्कि हम जो अंदर काम कर रहे होते हैं उनको भी पता होना चाहिए कि कौन से काम की जरूरत, हमारी प्रायोरिटीज क्या है, हमारे काम की नेचर क्या है, नीड्स क्या है, उस हिसाब से हम काम करते हैं। इसको कुछ ऐसा और भी समझ लो, और एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको। आपकी मदर जब किचन में काम कर रही होती है तो किचन के प्लेटफॉर्म पे वो किन चीजों को पहले आगे रखती हैं। मान लीजिए वो कुकिंग कर रही हैं, जिस समय खाना बना रही हैं उस समय चाय और चीनी के डब्बों का उस समय जरूरत नहीं है, लेकिन जिस समय वो चाय या कॉफी बना रही होंगी उन्हें दूध की भी जरूरत पड़ेगी, शुगर की भी जरूरत पड़ेगी। तो वो सारी चीजें उनके अप्रोचेबल होनी चाहिए। कोई भी चीज ऐसी जगह ना रखी जाए कि जिसको लेने में 10 बार हरकत करनी पड़े। अगर किसी एक चीज को लेने में आपको 10 बार हरकत करनी पड़ती है तो यकीन मान लीजिए आप एक्सीडेंट रेट्स को इनवाइट करते हो। यानी आप एक चीज को उठाने में जो 10 चीजों को इधर उधर खिसकाओगे या अपने आप को मूव करोगे, हो सकता है आप कहीं ना कहीं टकरा जाओ, हो सकता है कोई चीज आपस में टकरा जाए, हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाए। तो ऐसे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपने अपनी चीजों का अरेंजमेंट कैसे किया है। बस यही है लेआउट। पूरी उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि लोकेशन और लेआउट का अंतर क्या है। मेरा मोटिव आप लोगों को चीजों को क्लियर करना है इजी वे में। केवल क्लियर नहीं करना है, इजी वे में क्लियर करना है, जो कि दिमाग में बैठ जाए। और जो चीज दिमाग में बैठ गई ना, वो आप केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बैठाते हो, वो फर्दर फॉर एवर वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। आगे आने वाले किसी भी समय पर आपको वो चीज क्लियर रहेगी। तो मेरा मोटिव ही यही है कि मैं मेरे स्टूडेंट्स को इस तरह के इंप्रेशन पे लेके आऊं जहां पे उन बच्चों को लर्न ना करना पड़े, बस ऑटोमेटिक समझ में आ जाए। तो मेरी पूरी उम्मीद है कि मैं इस मेरे जो ऑब्जेक्ट में काफ़ी सफल भी होती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है मेरे बच्चों को क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। तो होपफुली
आपसे एक और रिक्वेस्ट कर लेती हूँ साथ ही में कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और नहीं किया है तो अब कर दीजिए, क्योंकि यकीन मान लीजिए कि इस तरह की पढ़ाई की क्लास जो आपको मैनुअल मान लो या किसी और चैनल पे जाओगे, यकीन दिला रही हूँ कि आपको इस स्टाइल में आपको आपकी क्लास नहीं मिलेगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके अलर्ट बॉक्स में ब्लिंक कर जाए, राइट। तो आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। शुरू तो हम कर चुके हैं, फिर भी थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं कि लेआउट जब समझ में आ जाता है एक मोटे तौर पे कि लेआउट क्या है, तो अब थोड़ा इसके अंदर और चलते हैं। आप देखोगे आपके जो सब्जेक्ट है उसको हमने वन बाय वन बहुत स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े हैं। यानी सबसे पहले आपने ये पढ़ा कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट होता क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये इंजीनियरिंग का पेपर है, किस तरह से इसमें काम होता है, राइट। उसके बाद आपने पढ़ा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का इसमें क्या रोल है, साइंस जब मैनेजमेंट के साथ अप्लाई हो रही है तो किस तरीके से हमारे को प्रोडक्शन में या एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट देती है। फिर आपने पढ़ा है कि लोकेशन क्या है। लोकेशन के बाद में आपने ये चीज समझी है कि एसटीपी और सेल्स क्या होते हैं। अब लोकेशन जब समझ में आ गया है तो हम आते हैं अंदर लेआउट पे। अब लेआउट पे जब भी आप आएंगे, दो शब्द हमेशा याद रखेंगे। व्हाट आई एम टॉकिंग, दो शब्द आप हमेशा याद रखेंगे। और वो कौन से दो शब्द है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। इट इन्वॉल्व्स टू थिंग्स। नंबर वन, एलोकेशन ऑफ स्पेस, यानी जो आपके पास स्पेस है उसको किस तरह से बांटा गया है। मैप कहते हैं ना, आपने मान लीजिए 200 बीघा जमीन है, उस 200 बीघा जमीन में किस तरीके से आपने कौन से एरिया में आपने बिल्डिंग बनाई है, कौन से एरिया में आपने खेत बनाया है, कौन से एरिया को खाली छोड़ दिया है, ये एलोकेशन ऑफ स्पेस होता है। हम एक घर का भी नक्शा होता है, अगर मान लीजिए कि 300 गज आपके पास जमीन है, उस घर के नक्शे में आपको किस तरीके से आपका किचन, आपका बेडरूम, आपका ड्राइंग रूम, मास्टर रूम वगैरह वगैरह किस तरह से अरेंज होगा, दैट इज द एलोकेशन ऑफ स्पेस, जगह का आवंटन, राइट। नंबर टू थिंग इज फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, फैसिलिटीज एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी आप उन चीजों की व्यवस्थाएं कैसे देंगे, फिजिकल अरेंजमेंट कैसे करेंगे, लैब कहाँ होगी, लाइब्रेरी कहाँ होगी, क्लासरूम्स कहाँ होंगे, चैम्बर्स कहाँ होंगे, डिपार्टमेंट्स कहाँ होंगे, बस वही जो अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं फिजिकल अरेंजमेंट। पहले जगह का बंटवारा करना और उस जगह का बंटवारा करने के बाद उन जो सुविधाएं हैं उनका व्यवस्था देना। ये दो चीज होती हैं इसकी मेन खास बात लेआउट की। और ये दोनों चीज का जो ऑब्जेक्ट होता है वो ये कहता है, इट इज जो दो थिंग्स है, इट इज अरेंजमेंट ऑफ एलोकेशन ऑफ स्पेस एंड फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ फैसिलिटीज इन सच अ मैनर, इस तरीके से किया जाए दैट ओवरऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट आर मिनिमाइज्ड, कि संचालन लागत हमारी कम से कम हो जाए। अब ये संचालन लागत क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं एक फैक्ट्री में जो वर्कशॉप है उसके मशीन अरेंजमेंट्स हैं। फिर से एक और एग्जांपल दे रही हूँ, आपको मेरी क्लास में मैक्सिमम एग्जांपल मिलेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा चीजें। अब आप मान लेते हैं कि 5 मशीनें हैं, नंबर 1 2 3 4 5, और जिस ऑर्डर में मैंने बोला है इसी ऑर्डर में वो यूज की जाती है, उनके ऑपरेशनल यूटिलिटी के हिसाब से हमने उसे नंबर दे दिया। बट हमने उसको जब अरेंज किया ना तो ध्यान ही नहीं दिया इस तरीके पे कि कौन सी मशीन पे पहले काम होता है और फिर पहली मशीन से दूसरी मशीन पे कैसे जाना है। हमने क्या किया, जो कहना चाहिए पुअर लेआउट की बात करते हैं, खराब जो लेआउट होता है, उसमें हमने ऐसा किया कि हमने 5 नंबर मशीन को सबसे पहले, फिर 3 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 4 नंबर को अरेंज कर दिया। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग हमें काम करना है 1 नंबर मशीन पे, यानी 5 को आप स्किप करोगे, फिर आगे जाओगे जहां 1 है, 1 के बाद आप 2 पे जाओगे, तो ये जो 2 3 4 5 ऐसे करेंगे ना, जिग जैग फॉर्म में आपका ऑपरेशन होगा, काम जो होगा वो जिग जैग फॉर्म में होगा। और ये जिग जैग फॉर्म हमेशा पुअर लेआउट का इंडिकेशन होता है। एक स्ट्रेट लाइन लेआउट हमेशा अच्छा लेआउट माना गया है और जिग जैग फॉर्म में जो लेआउट बनता है वो हमेशा खराब लेआउट कहा गया है। तो आपको अपनी प्रायोरिटीज ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से अपनी मशीनरी हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे फैसिलिटी हो, व्हाटएवर इट इज, आपको वो चीजें अरेंज करनी होती है। अगर ऐसा आप कर पाते हैं तभी आपकी वो कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती है जो ऑपरेशनल कॉस्ट है। अब आपको ये समझाते हैं हम ऑपरेशनल कॉस्ट क्या है, कि जब आप किसी काम को कर रहे हो तो अननेसेसरी आप मूव कर रहे हो। अब अगर आप जो काम 3 सेकंड में कर सकते हो उसके लिए आपने 3 मिनट लगा दिए, जो 3 मिनट लगाए हैं ना 30 सेकंड की बजाय में, तो ये जो आपने टाइम एक्सेस
जो स्पेंड किया है ना, ये आपके ऑपरेशनल कॉस्ट को बढ़ा रहा है। इस टाइम पे आप कुछ और भी तो काम कर सकते थे ना, या ऐसा ही आप 5 बार काम कर लेते जो 3 मिनट में काम किया है। 30 सेकंड में होने वाले काम को आपने 3 मिनट में कंप्लीट किया, तो यकीन मान लीजिए ये आपकी कॉस्ट को इंक्रीज कर रहा है। तो ये कहता है इस तरीके से इन सारी चीजों का अरेंजमेंट किया जाए कि हमारी ओवरऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट कम से कम आए। ना केवल समय बल्कि एनर्जी, आपका जो कहना चाहिए आपका एनर्जी, जो एक्सीडेंट रेट्स हैं उन पर भी डायरेक्ट असर आता है। देखो, जितना ज़्यादा मूव करोगे, अननेसेसरी जितना ज़्यादा मूव करोगे उतना ज़्यादा थकोगे, जितना ज़्यादा थकोगे उतना ज़्यादा इरिटेट होगे, जितना ज़्यादा इरिटेट होगे उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी पर इन नेगेटिव असर आएगा। और जबकि अगर आप स्मूथ रन करते हैं, ये किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मूव कर रहे हैं ना, तो आप एनर्जेटिक रहेंगे और आपकी जो एफिशिएंसी है वो मेंटेन रहेगी। जबकि आप अननेसेसरी मूव कर रहे हो, कभी इससे टकरा जाते हो, कभी चीज़ें आपस में टकरा जाती हैं, कोई नुकसान हो जाता है, कोई ऐसा भी नुकसान हो सकता है जिसका खामियाजा बहुत लंबा हो सकता है। तो इस तरह के, और फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, आप मान लीजिए कि उसमें वहाँ पे इन्फ्लेमेबल चीज़ भी हो सकती है, केमिकल चीज़ें भी होती हैं और सेंसिटिव चीज़ें भी होती हैं। तो हमारा टकराना या चीज़ों का टकराना इतना आसान नहीं कहा जा सकता। मशीन टकरा सकती है, ख़राब हो सकती है, फ्रिक्शन हो सकते हैं, डेप्रिसिएशन रेट्स हाई हो सकते हैं। इस तरीके की जो चीज़ें आ जाएंगी तो ये चीज़ ओवरलुक करने की नहीं। दैट्स व्हाई इट इज टेलिंग कि इस तरीके से किया जाए कि ऑपरेशनल कॉस्ट जो ओवरऑल है वो कम से कम हो जाए। तो पूरी उम्मीद करती हूँ आपको ये एक मीनिंग, जो ओवरव्यू है जो लेआउट का, वो समझ में आया होगा। तो अब जरा तरीके से बात करते हैं कि प्लांट लेआउट क्या होता है। इसको फैक्ट्री लेआउट भी कहते हैं और प्लांट लेआउट भी कहते हैं, ठीक है। तो अब प्लांट लेआउट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज such as machinery, equipment, furniture, facilities, etc. within the factory building in such a manner so as to have quickest flow of material at the lowest cost and with the least amount of handling in processing the product from the receipt of material to the shipment to the of the finished products। यानी मटेरियल, जो रॉ मटेरियल है वहां से लेकर के और शिपमेंट तक, यानी फिनिश गुड्स जो बन जाएगा वहां तक के स्मूथ रनिंग ऑफ द मटेरियल, उसमें आपने जो फ्लो ऑफ वर्क किया है वो स्मूथ हो, विदाउट हर्डल हो, विदाउट इंटरप्शन हो, विदाउट टेकिंग मच मूवमेंट हो। ये जो चीज़ है वही, ऐसा ही अरेंजमेंट को हमने एक्चुअल प्लांट लेआउट का जो कहना चाहिए नाउन दिया है, संज्ञा दी है, राइट। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बहुत बढ़िया डेफिनेशन दी है जो प्रोफेसर JL जुंडी हैं, उन्होंने कहा था कि लेआउट आइडियली इन्वॉल्व्स एलोकेशन ऑफ स्पेस एंड अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट इन सच अ मैनर दैट ओवरऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट आर मिनिमाइज्ड। ये मैंने आपको उन्हीं की डेफिनेशन को स्प्लिट करते हुए एक डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट कर दिया। एक बात यकीन मान लो, आप में ये काबिलियत ज़रूर होनी चाहिए कि आप एक सेंटेंस को किस तरीके से डायग्राम या इक्वेशन या एक कहना चाहिए ब्लॉक्स में किस तरीके से कन्वर्ट करते हो। इट लुक्स मोर अट्रैक्टिव देन अ सिंपल सेंटेंस। एक अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ना पड़ता है उसके मतलब को समझने के लिए, जबकि एक डायग्राम अपने आप में क्लियर समझा देता है, अपने आप बोलने लग जाता है। तो आपके आंसर शीट पे इस तरह का प्रेजेंटेशन होना चाहिए कि आंसर कॉपी बोले, चीख चीख के बोले कि ये रही मैं, यहाँ है ये चीज। तो एग्जामिनर की निगाह पड़ती है और इससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। आप रनिंग में कोई चीज लिखेंगे तो हो सकता है बहुत वैल्यूएबल और क्वालिटी अपने कंटेंट लिखा हो, पर इट मे बी ओवरलुक्ड। हो सकता है एग्जामिनर का ध्यान ही ना जाए, क्योंकि रनिंग में लिखा हुआ मैटर कभी भी अट्रैक्टिव नहीं माना गया है और इस तरह के रिप्रेजेंटेशंस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव माने गए हैं, वेटेड माने गए हैं मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो ये बात आपको इसके मीनिंग से समझ में आ गई। मैंने जो जुंडी सर की डेफिनेशन है उसको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया, सिंपल 2 बात कह दी उनकी मोटी मोटी और उसको मिला करके कह दिया कि इसका मोटो ये है, बात खत्म। अब जरा आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि किस तरीके से इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं प्लांट लेआउट के। तो जो समझ लेते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे हैं। क्यों हम लेआउट करते हैं, ये कहता है प्रॉपर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल फ्लोर स्पेस। जो फ्लोर स्पेस हमें मिला है, फ्लोर स्पेस का मतलब है जो हमारे पास जमीन है, उसका किस तरीके से मैक्सिमम एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाए।
लोग कई बार अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करना आता होता है तो अच्छी खासी ज़मीन को ख़राब तरीके से यूज़ कर लेते हैं, और कुछ लोग इस तरीके से उसको मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइज करते हैं कि उसको कहीं गुना ज़्यादा बना लेते हैं। यानी हो सकता है 200 गज जमीन आपके पास हो, पर वो इस तरह से प्रोडक्टिव हो जाती है कि वो 500 गज के बराबर आपको वैल्यू दे रही होती है, अपने तरीके से चीज़ों को अरेंज किया होता है या बिल्डिंग को खड़ा किया होता है। लेकिन अगर हो सकता है आपने खराब लेआउट किया होगा तो कंजशन भी हो जाएगा, एक अच्छा खासा जमीन आपको कंजेशन दे सकती है, कंजस्टेड हो सकती है, चीज़ें खराब हो सकती हैं, जो एक्सीडेंट रेट्स हैं वो हाई हो सकते हैं, ये बात है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव हो गया कि ये एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करता है, ये इंश्योर करता है उस वर्क प्रोसीडिंग को जो कि एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक पहुंचती है, जिसमें डिले फैक्टर कम हो जाता है। अगर स्मूथ रनिंग होती है तो डिले कम होता है, डिले यानी देर कम होती है, और अगर स्मूथ फैक्टर नहीं होता है, जिगजैग अरेंजमेंट होता है, तो डिले होगा। यानी एक चीज की वजह से दूसरी चीज हैम्पर होगी, चाहे वो मशीन हो चाहे वो व्यक्ति हो। ये खराब लेआउट की निशानी होती है। हैम्पर नहीं होनी चाहिए चीजें, डिले नहीं होनी चाहिए, स्मूथ रनिंग और फंक्शनिंग होनी चाहिए, उसी को अच्छा लेआउट कहा गया है। उसके अलावा ये कहता है ये एक बहुत बढ़िया इनफ प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी को प्रोवाइड करती है। इसका एक और ऑब्जेक्टिव है कि ये मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करती है, ये लेबर एफिशिएंसी को यूज़ करती है, यूटिलाइज करती है, एम्प्लॉयमेंट का जो मोराल है, एम्प्लॉयज़ हैं जो हमारे, उनके मनोबल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है। एक अच्छा लेआउट हमेशा एम्प्लॉयज़ के मोराल को इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि वो थकेगा नहीं, दूसरा उसे बहुत स्मूथ रनिंग में काम करना है, कोई एक दूसरे से अड़ना नहीं है, अड़चन नहीं है, रुकावट नहीं है, तो ये चीज़ उसके मोराल को यानी मनोबल को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती है, बढ़ाती है। इसके अलावा ये कहता है ये सुपरविजन और कंट्रोल करने में भी बहुत ईज देता है। ईज का मतलब होता है सुविधाएं प्रदान करता है, एम्प्लॉय की सेफ्टी और हेल्थ का भी ध्यान रखता है। अगर एक लेआउट में वेंटिलेशन, प्रॉपर सैनिटेशन या लाइटिंग, इन सब चीज़ों का ध्यान न रखा जाए तो ऐसे में एक जो एम्प्लॉय है जो 12 घंटे आपके 15 घंटे आपके फैक्ट्री में काम कर रहा है, हो सकता है कि वो आने वाले 2 साल बाद बीमार हो जाए, लंग्स का इन्फेक्शन हो सकता है, आईज वीक हो सकती है, स्किन की कोई डिजीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जस्ट ऑफ द पुअर लेआउट ऑफ योर फैक्ट्री। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि हम अपने एम्प्लॉय की सेफ्टी और हेल्थ दोनों को मोटिव बना के रखें कि उनकी हेल्थ और सेफ्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे में एम्प्लॉय बहुत खुश होता है क्योंकि एम्प्लॉयर ने उनकी स्वास्थ्य का ध्यान रखा होता है। इसके अलावा कहता है मेंटेनेंस करना बहुत आसान हो जाता है, प्रोडक्टिविटी बहुत तेजी से इंक्रीज होती है और जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो मिनिमाइज होने लग जाता है। इसके अलावा ये कहता है जो डिपार्टमेंट की रिलेशनशिप होती है वो भी, इंटर रिलेशनशिप जो होती है वो भी बेटर हो जाती है, क्योंकि एक दूसरे से काम तो पड़ता ही रहेगा, लेकिन अगर स्मूथ फंक्शनिंग होगी तो एक दूसरे के साथ काम करना बहुत आसान हो जाएगा। राइट, तो इसके ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाते हैं। अब जरा एक इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, देखो इस वाले टॉपिक में 4 तरह से चीजें, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो है ओवरव्यू पूरा, जैसा मैंने अभी बता रही हूँ। एक आएगा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑफ प्लांट लेआउट, नंबर 2 ये हो गया। नंबर 3 पे आता है टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट, और नंबर 4 पे आता है प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट लेआउट। चारों को मैं बताऊंगी, समझाऊंगी। ठीक है, आज मैं आपको ओवरव्यू भी बता रही हूँ और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग भी बता रही हूँ। तो ये समझ लीजिए कौन कौन से कारक ऐसे हैं जिनकी वजह से एक लेआउट पर फर्क पड़ता है। बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारक हैं। नंबर 1, एक फैक्ट्री की बिल्डिंग। इसका ये मतलब होता है अगर आपको एक जिस तरह का काम है उस हिसाब से आपको उसके काम के नेचर के हिसाब से आपको अपने बिल्डिंग का या स्पेस का साइज तय करना होता है। ठीक है, तो फ्लोर स्पेस कितना होगा ये इंपॉर्टेंट होता है कि लेआउट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि अगर हम जब जो उसकी रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, तो हो सकता है कि हमारे पास में काम करना ज़्यादा हो और स्पेस, जो फ्लोर स्पेस है वो कम रह जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका जो बिल्डिंग है, फैक्ट्री की बिल्डिंग है, वो कितनी बड़ी छोटी है। ठीक है, अब दूसरा ये बात कहता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट का नेचर कैसा है। ये कहता है प्रोडक्ट जो लेआउट है इज सुटेबल फॉर द यूनिफॉर्म प्रोडक्ट्स वेयर एज प्रोसेस लेआउट इज मोर एप्रोप्रिएट फॉर कस्टम मेड प्रोडक्ट्स।
अगर आपका प्रोडक्ट लेआउट है, जैसा कि ये टाइप्स में आता है, अभी आपको समझाया नहीं है, लेआउट 4 तरह के होते हैं। प्रोडक्ट लेआउट अलग होता है, प्रोसेस लेआउट अलग होता है, सर्कुलर लेआउट अलग होता है, कंबाइंड लेआउट अलग होता है। इस तरीके के लेआउट्स अलग अलग होते हैं। तो अगर प्रोडक्ट लेआउट है आपका, यानी नेचर जो प्रोडक्ट का है वो अगर प्रोडक्ट ओरिएंटेड है तो आप एक ही प्रोडक्ट के एक बड़े बैच को एक साथ निकाल सकते हो। लेकिन अगर प्रोसेस लेआउट है, इसका मतलब है कस्टमाइज लेआउट की जरूरत पड़ेगी एज पर द नीड्स ऑफ कंज्यूमर पर्टिकुलरली। तो उसके हिसाब से अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको अलग तरह के प्रोडक्ट लेआउट का, नेचर ऑफ प्रोडक्ट का फर्क पड़ रहा है। तो यानी प्रोडक्ट का नेचर कैसा है डिपेंड करेगा कि हमारा लेआउट कैसा हो। अगर नेचर ऑफ प्रोडक्ट आपको प्रोसेस लेआउट को प्रेफर करने को कहता है तो एक अलग आपका निर्णय हो सकता है, और अगर नेचर ऑफ प्रोडक्ट आपको प्रोसेस लेआउट की तरफ इशारा करता है तो आपका निर्णय अलग होगा। ठीक बात है। उसके अलावा कहता है आपका जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो किस तरीके का है, यानी वो कहता है अगर किसी भी इंडस्ट्री में असेंबल किया जा रहा है, हर चीज को उसी जगह पे किया जा रहा है, तो वहां पे काम करने के लिए आपको एक बड़ी जगह चाहिए, बड़े डिपार्टमेंट चाहिए, उनका सेपरेशन भी होना चाहिए, और इस तरह के सेपरेशन हो कि वो क्लब भी हो जाए, चीजें एक दूसरे तक पहुंचाने में ईजीनेस भी हो। ऐसा नहीं हो कि उसकी फ्रॉम एक डिपार्टमेंट टू सेकेंड डिपार्टमेंट लाने के लिए आपको कॉस्ट ज्यादा पड़ जाए ट्रांसपोर्टेशन की। तो इस तरह के जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उस पर भी असर आता है कि हमारा लेआउट कैसे होगा। ठीक बात है। ऐसी टाइप ऑफ मशीनरी, किस तरीके की मशीनरी की आपको जरूरत पड़ेगी, यानी अरेंज की जाएगी या स्पेशल पर्पस के लिए आप मशीन को अरेंज करेंगे या हमेशा अपने पास रखेंगे, वो चीजें डिपेंड करती हैं कि आपका मशीनरी का किस तरह का टाइप होगा, तो आपका लेआउट कैसे होगा। जैसे इसको ऐसे समझ लो, कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर हमें जब आरसीसी की छत डलवा रहे होते हैं तो हमें क्रेन की जरूरत है, पर क्रेन हम हमेशा थोड़ी रखते हैं, वो जो कारीगर है वो भी हमेशा नहीं रखता, ये किराए पे ले लेते हैं। तो एज पर द नीड किस तरीके की मशीनों की हमें जरूरत पड़ेगी, ये हमारे लेआउट पे डिपेंड करता है, राइट। ऐसे ही कहता है रिपेयर्स और मेंटेनेंस कितनी ज्यादा करनी होंगी, किस तरीके का उनके बीच में रिलेशनशिप होगा, लोग उन चीजों पे काम करने के लिए एक्सपर्ट हैं या नहीं है, क्योंकि अनस्किल्ड लेबर को अगर आपने एक बहुत टेक्नोलॉजिकल मशीन पर लगा दिया तो बहुत बड़ा कॉस्ट आ जाएगा, क्योंकि वो उन्हें ऑपरेट करना आएगा नहीं और वो चीजों को खराब कर देंगे। तो चीजों को खराब करना एक बात है और चीजों को सही रखना दूसरी चीज है। तो सही रखना बहुत बड़ा चैलेंज है, ये हर एक के बस की बात नहीं होती। तो इसने ये कह दिया रिपेयरिंग और मेंटेनेंस भी लेआउट पर डायरेक्ट असर डालता है। उसके अलावा बोलता है ह्यूमन नीड्स, हमारे मानवीय जरूरतें क्या होंगी, क्योंकि देखो आपके पास जो एम्प्लॉय आया है, स्टाफ आया है, लेबर आया है, उसकी जरूरतें क्या क्या होती हैं। देखिए उन्हें कई यूटिलिटीज चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए, उसके लिए आपको इन सारी चीजों की व्यवस्था देनी होगी, जैसे वॉशरूम, क्लॉक रूम्स, जो अगर लॉकर्स होते हैं वो, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स, और कोई दूसरी फैसिलिटीज चाहिए। जैसे आपने कई बार देखा होगा जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं वहाँ पे आपने देखा होगा फीमेल एम्प्लॉय भी होती है, तो मदर रूम्स होता है, उनके छोटे बच्चों को रखने के लिए नर्सरी भी होती है, तो बहुत सारी पेंट्री भी होती है जहाँ पे हम थोड़ा बहुत नाश्ता, दूध, चाय, पानी तैयार कर लेते हैं। तो मैस होना अलग चीज है और पेंट्री होना अलग चीज है। मैस में खाना बनाया जाता है और एक साथ खाना खाया जाता है, जबकि पेंट्री में सिर्फ तैयार खाने को सर्व करने के लिए या चाय दूध बनाने की व्यवस्थाएं होती हैं। तो आपको पेंट्री की जरूरत पड़ेगी या मैस की जरूरत पड़ेगी या किचन की जरूरत पड़ेगी, ये तीनों चीजें अलग अलग होती है। तो ध्यान देने की यही बात होती है। आप ध्यान देंगे जैसे रेलवे होती है, रेल में पेंट्री होती है ना, उसकी किचन में खाना तैयार नहीं हो रहा है, नियर बाय स्टेशन से तैयार खाने को लेकर के वो केवल सप्लाई कर रहे होते हैं पूरी ट्रेन में, सिर्फ चाय दूध वहां पे बन रही है, गर्म हो रही है, राइट। तो किचन की पेंट्री होती है, रेलवे की पेंट्री होती है। तो पेंट्री है, किचन है, मैस है, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं और हमें इसकी जरूरत समझनी होगी कि हमारे एम्प्लॉइज को किस तरीके की जरूरतें होंगी। तो उनके अरेंजमेंट्स ही हमें स्टार्टिंग में ही देखने होंगे। तो ये एक डिटर्मिनेंट फैक्टर बन गया है कि हमारे ह्यूमन नीड्स क्या क्या होंगी। ऐसे ही कहता है प्लांट का एनवायरनमेंट कैसे होगा, यानी हो सकता है बहुत ही हैवी मशीन्स हो जिसमें हीट बहुत निकलती हो, या पावर बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा हो, या लाइट कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो। तो हीट है, लाइट है, नॉइस है, वेंटिलेशन है, ये बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है। हमारे प्लांट का एनवायरनमेंट कैसा होने वाला है, वेंटिलेशन प्रॉपर देने पड़ेंगे, एसीज लगाने पड़ेंगे, एयर कंडीशनर्स लगाने पड़ेंगे, उसके अलावा लाइटिंग, वेंटिलेशन, सैनिटेशन, इन सब की व्यवस्थाएं देनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर के ठीक ठाक लेआउट जाके तैयार होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने लेआउट तो बहुत अच्छा किया, मशीनरी वगैरह बहुत बढ़िया लेके आए,
लेकिन वेंटिलेशन अच्छा नहीं दिया तो सफोकेशन हो जाएगा, कंजस्टेड हो जाएगा माहौल। तो जो एक वर्कर है उसके लिए एक लंबे समय तक अच्छा काम करके देना संभव नहीं होगा। तो ये लेआउट की कमियों की वजह से उसकी एफिशिएंसी डाउन हो रही है, ये चीज भी समझ में आ जानी चाहिए। इसके अलावा कहता है मैनेजमेंट की पॉलिसी क्या है, वो एम्प्लॉयज को किस तरह की फैसिलिटीज देंगे, उनकी फैसिलिटीज की साइज क्या होगी, क्वालिटी क्या होगी। जैसे वॉशरूम बनाना और वॉशरूम को स्टैंडर्ड और थोड़ा सा हाइजीनिक बनाना, ये दो अलग अलग बातें। एक वॉशरूम के लिए आपने केवल एक छोटी सी व्यवस्था दे दी, और एक हो सकता है कि आपने बहुत ही स्तरीय यानी स्टैंडर्ड की व्यवस्था दी हो। तो ये आपकी मैनेजमेंट की पॉलिसी पे डिपेंड करेगा कि आप इन चीजों पर किस तरह की कॉस्ट लगाएंगे, कितना जरूरती चीजें समझते हैं, इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो ये एक मैनेजमेंट की पॉलिसी होता है, किस तरीके से कंसीडर करते हैं इन चीजों को। तो ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे हमने ये कहा कि किस तरीके के फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं। अब बात करते हैं डायनामिक्स की, क्या क्या डायनामिक्स है, तो ये इसकी क्या खास बातें हैं, प्लांट लेआउट से क्या क्या होता है। तो ये कहता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के आउटपुट को ये इंक्रीज करता है। आउटपुट कैसे, विद परफॉर्मेंस इसका आउटपुट बहुत तेजी से बढ़ता है। इसके साथ में ये न्यू प्रोडक्ट्स और डाइवर्सिफिकेशन को भी इंट्रोड्यूस करता है, यानी लोग खुश होते हैं जब, तो कुछ ना कुछ नया अपने दिमाग से वो जरूर ऑफर करेंगे। तो डाइवर्सिफिकेशन भी आता है और इम्प्रूव क्वालिटी भी आती है। तो न्यू प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस होते हैं और डाइवर्सिफिकेशन भी उसमें मिलता है, तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनाने लग जाते हैं। एक होता है कि आप एक साबुन या सर्फ बनाते हो, एक ही फ्लेवर का बनाते हो, और एक होता है उसमें डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो, एक ही साबुन है मगर साबुन के 10 तरह के फ्लेवर्स हैं, है ना, उसके साइज अलग हो सकते हैं, उसकी शेप अलग हो सकती है, पैकिंग अलग हो सकती है, वगैरह वगैरह। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन है ये तब हो पाता है जब आपने उस लेआउट में कुछ इस तरह की व्यवस्था दी हो कि वहाँ का जो एम्प्लॉई है वो खुश होकर के अपने दिमाग को यूज करता हुआ सपोर्ट करता हो। इसके अलावा कहता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी मिलती है एक अच्छे लेआउट में। जो टेक्नोलॉजी है मशीन की हो, मटेरियल की हो, उसकी प्रोसेसिंग की हो, प्रोडक्ट के डिज़ाइन की हो या फ्यूल वगैरह की हो, इन सब में हमें टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का भी फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा ये कहता है कि जितनी भी शुरुआत में जो लेआउट की इंजीनियरिंग की डिज़ाइनिंग वगैरह होती थी, उससे कहीं ज़्यादा इम्प्रूव्ड डिज़ाइन यूज़ करने का मौका मिलता है। ये सारे हो गए इसके डायनामिक्स की बात की, जो खास बातें हैं इसकी। अब जरा बात करते हैं कि किस तरह के सिम्टम्स होते हैं एक अच्छे लेआउट में और एक खराब लेआउट में। ध्यान देना, एक अच्छा लेआउट कैसा होगा उसकी क्या क्या बातें होंगी, और एक खराब लेआउट कैसा होगा उसकी क्या क्या बातें होंगी। तो पहले मैं आपको समझाती हूँ एक खराब लेआउट होने से क्या क्या चीजें नजर आती हैं, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये कहता है अगर एक पुअर लेआउट है तो हमेशा कंजेस्टेड होगा, वो कंजेशन रहेगा, दम घुटना सा रहेगा, वेस्ट ज़्यादा होंगी, और ये कहता है फ्रस्ट्रेशंस बहुत ज़्यादा होगी अपने एम्प्लॉयज़ में या मैनेजमेंट के साथ में, जो संबंध होंगे वो ज़्यादा खराब होंगे, उनकी इनएफिशिएंसी शो हो रही होगी, यानी एफिशिएंट नहीं होंगे वो, इनएफिशिएंसी शो हो रही होगी। और ये कहता है लोअर प्रोफाइल होगा दोनों का ही, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का ही प्रोफाइल लोअर हो जाएगा। ऐसा लेआउट पुअर लेआउट माना जाता है, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन रन अच्छा नहीं कर रही है, डेवलप नहीं कर रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, वहाँ के लोगों में इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, ऐसे फैक्ट्रीज के लेआउट को पुअर माना गया है। ये इसके सिम्टम्स हैं। और एक अच्छा लेआउट वो होगा जहाँ पे मान के चलना कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंफर्ट होगा, हर एक व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन में रह करके काम करेगा, कोई इरिटेशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं। उसके अलावा कन्वीनियंस होगी, सुविधाएं मिलेंगी, सेफ्टी होगी, एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही होगी, और कॉम्पिटिशन्स बढ़ रहा होगा, और कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो इंक्रीज होती है, और फाइनली ये कहता है ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट इंप्रूव होता है। ठीक बात है। तो ये आपको मैंने बता दिया एक अच्छे लेआउट और एक खराब लेआउट के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। अब जरा सिंपल सी एक बात समझ लेते हैं कि आइडियल प्लांट बिल्डिंग या एक आइडियल प्लांट लेआउट क्या होगा। ये कहता है इट एंश्योर्स फंक्शनल स्मूथनेस ऑफ ऑल द फैक्ट्री ऑपरेशंस। किसी भी प्लांट में जितने भी ऑपरेशंस किए जाते हैं उसके बीच में एक तालमेल होना, एक स्मूथनेस होना, बस वही है आइडियल प्लांट लेआउट। अगर ऐसा है तो हम ना से गुड कहते ना बैड कहते, इसको सिंपल कह दो, यही है एक आदर्श लेआउट। ठीक है। तो लोग कोशिश करते हैं हम अच्छा कर पाए या ना कर पाए पर बुरा ना करें, और अच्छा कर पाए या ना कर पाए और बुरा ना करें, उसके बीच में हम आइडियल के
टारगेट को अचीव कर पाएं, यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो लोग कोशिश करते हैं कि हम आइडियल प्लांट लेआउट को फॉलो करते हुए बुरे लेआउट पे ना जाते हुए गुड लेआउट पे दिमाग लगाएं और उसकी तरफ बढ़ें। इस तरह से मैंने आपको प्लांट लेआउट का 2 पॉइंट बता दिए हैं, एक ओवर व्यू है वो भी, और एक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग है वो भी। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह के टाइप्स होते हैं और कौन कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं लेआउट में। पूरी उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो और ये मेरी क्लास समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी, और आप मेरे चैनल्स को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। Thank you for watching my videos regularly. Keep watching, students. Thank you.